दिल्ली के अंदर बिजली के दाम बढ़ने की बजाय घटने चाहिए। और आज दिल्ली के अंदर जो बिजली के दाम हैं उससे कम आधे होने चाहिए दिल्ली में बिजली के दाम, ऐसा ये कागज़ दिखाते हैं। 2002 में दिल्ली में बिजली को प्राइवेटाइज़ किया गया था और उस टाइम कहा गया था कि दिल्ली में बिजली सेक्टर में बहुत ज़्यादा लॉसेस हैं, इन लॉसेस को कम किया जाएगा। 55% लॉस थे उस टाइम, इन लॉसेस को कम किया जाएगा और अगर लॉसेस को कम किया जाता है तो उसका बेनिफिट जब कंज्यूमर्स को मिलेगा तो बिजली के दाम दिल्ली में घटेंगे, ऐसा 2002 में सरकार ने बोला था। यही मेन कारण था। लेकिन आज 11 साल के बाद प्राइवेटाइजेशन के दिल्ली में बिजली के दाम घटने की बजाय बढ़ रहे हैं। उस वक्त 55% दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कहे जाते थे, वो तो घट गए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम हुए। आज लगभग 15% दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं। लेकिन ये जो 40% डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम हुए, इसका फ़ायदा किसको मिला? जनता को तो फ़ायदा नहीं मिला। जनता के लिए तो बिजली के दाम बढ़ गए। बिजली में लॉसेस हो रहे थे, नहीं हो रहे थे, एक आम आदमी को इससे क्या फ़र्क पड़ता था? एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अगर बिजली के दाम कम होते तब उसे फ़ायदा होता। तो ये 40% जो लॉस कम हुआ, ये सारा का सारा फ़ायदा इन बिजली कंपनियों को गया। 2002 में बिजली प्राइवेटाइज हुई, 2010 तक बिजली के दाम बहुत कम बढ़ाए गए, लगभग यूनिफॉर्म रहे। 2010 में पहली बार एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट ये लोग कहते हैं, उसकी एक असेसमेंट हुई इन लोगों की। और 2010 में बरजिंदर सिंह जी, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन DERC, दिल्ली में बिजली के दाम तय करने का काम DERC करती है, DERC के चेयरमैन थे बरजिंदर सिंह जी। बरजिंदर सिंह जी के सामने ये कंपनियां गईं और कंपनियों ने कहा, जी हमारा 630 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है, इस घाटे को पूरा करने के लिए आप बिजली के दाम बढ़ाइए। बरजिंदर सिंह जी ने इनके अकाउंट्स मंगवाए, अकाउंट्स की जांच की और जांच करने के बाद बरजिंदर सिंह ने पाया कि इनको 630 करोड़ का घाटा नहीं हो रहा, इनको 3577 करोड़ का फ़ायदा हो रहा है। 3,577 करोड़, इतना फ़ायदा हो रहा है इन कंपनियों को, घाटा नहीं हो रहा। ये बरजिंदर सिंह जी ने पाया और उन्होंने एक ऑर्डर ड्राफ्ट किया। उस ऑर्डर में उन्होंने यहाँ तक लिखा कि आज मैं दिल्ली में बिजली के दाम घटाने जा रहा हूँ। ये जो 3577 करोड़ का फ़ायदा इन कंपनीज को हो रहा है, ये फ़ायदा जनता तक पहुँचना चाहिए। इसका फ़ायदा जनता को मिलना चाहिए। तो मैं 23% दिल्ली में बिजली के दाम घटाने की सिफारिश मैं घटाता हूँ। उन्होंने ऑर्डर किया कि 23% दिल्ली में बिजली के दाम घटने चाहिए। और उस ऑर्डर में उन्होंने एक और चीज़ लिखी, अगर आप एनेक्शर 1 देखें, उनके ऑर्डर की हमने कॉपी लगाई है। एक चीज़ मैं बता दूँ, इस ऑर्डर को दबा दिया गया था, इसकी कॉपी केवल भाजपा और कांग्रेस के पास थी। कांग्रेस के पास तो शुरू से ही थी क्योंकि वो रूलिंग पार्टी है। भाजपा ने RTI फाइल की थी और विजेंद्र गुप्ता जी के पास ये सितंबर के महीने में लास्ट ईयर इसकी कॉपी आ गई थी। लेकिन दोनों पार्टियां इस ऑर्डर को दबा के बैठ गई थी। आज हम इस ऑर्डर को, हमने भी फिर RTI फाइल की, हमने RTI के तहत इस ऑर्डर को निकलवाया। आज हम इस ऑर्डर को जनता के सामने रख रहे हैं। तो वो पूरा ऑर्डर तो बहुत मोटा है, 3 ऑर्डर्स हैं, उसको हमने वेबसाइट पर डाल दिया है। लेकिन उस ऑर्डर के जो इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स हैं उसको आज हम आपके सामने पढ़ के सुना रहे हैं। अगर आप पेज नंबर 9 पे आएँ, पेज नंबर 9 पे मैंने अंडरलाइन किया है, बरजिंदर सिंह जी क्या कहते हैं। कीपिंग इन व्यू द सिग्निफिकेंट सरप्लस अवेलेबल विद ऑल द 3 डिस्कॉम्स, द कमीशन हैज डिसाइडेड टू रिड्यूस द टैरिफ फॉर ऑल कंज्यूमर कैटेगरीज। द रिडक्शन इन टैरिफ इज लाइकली टू बी सस्टेन्ड इन द फ्यूचर ईयर्स एज वेल, since the energy availability from new power plants is going to increase substantially. The quantum of surplus energy available for sale is likely to be significantly higher than the available quantum during financial year 2010-11.
This will make available a substantial surplus in the hands of the petitioner. Therefore, the reduction in tariff is appropriate not only for financial year 2010-11 but is most likely to continue or get reduced further in subsequent years. उन्होंने कहा कि इस साल तो मैं बिजली के दाम घटा रहा हूँ, लेकिन आने वाले सालों में बिजली के दाम और भी कम होंगे, क्योंकि इन कंपनियों का प्रॉफिट आने वाले साल में और भी ज़्यादा कम होने वाला है। ये ऑर्डर 5 मई 2010 की सुबह पास होने वाला था। इस ऑर्डर को जारी करने वाले थे 5 मई 2010 की सुबह। इन कंपनियों को पता चल गया, कंपनियां दौड़ी दौड़ी शीला दीक्षित जी के पास गई और शीला दीक्षित जी ने 4 मई 2010 की शाम को, कुछ घंटे पहले जब ये ऑर्डर पास होने वाला था, उसके कुछ घंटे पहले शीला दीक्षित जी ने चिट्ठी लिख के इन ब्रजेंद्र सिंह जी को कहा कि आप ये ऑर्डर पास नहीं कर सकते। उस चिट्ठी की कॉपी एनेक्सर 2 पे लगी हुई है, पेज नंबर 10। पेज नंबर 11, पेज नंबर 11, 10 और 11 है। 11 पे मैंने मार्क किया है जो पोर्शन है, द गवर्नमेंट फर्दर डायरेक्ट्स अंडर सेक्शन 108 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 दैट दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन विल नॉट इशू द टैरिफ ऑर्डर till the statutory advice given by the commission as asked for is thoroughly examined by the government and the government gives a go ahead for passing the tariff orders. शीला दीक्षित जी को क्या प्रॉब्लम थी? उन्होंने इस ऑर्डर को क्यों रोक दिया? आज मुझे पता चला है कि जब 3% बढ़ाया गया है दाम बिजली का, तो शायद शीला दीक्षित जी ने कहा है कि भाई मेरी तो चलती नहीं है, ये तो डीआरसी वाले तय करते हैं। जब दिल्ली में बिजली के दाम घटते हैं तब तो आपकी चलती है, लेकिन जब दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ जाते हैं तो आप कहते हैं हमारी तो चलती नहीं जी, डीआरसी वाले तय करते हैं। तो शीला दीक्षित जी की इन बिजली कंपनियों से क्या साठगांठ है, ये तो शीला दीक्षित जी बताएंगी। उनके शीला दीक्षित जी के चिट्ठी लिखने के बाद दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी कमीशन ने अपने ऑर्डर को रोक लिया और उस पूरा साल जनता को ज्यादा बिल देने पड़े। प्रशांत भूषण जी ने दिल्ली हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल की। 1 साल बाद पीआईएल का नतीजा आया और पीआईएल में दिल्ली हाईकोर्ट ने शीला दीक्षित जी को बहुत फटकार लगाई कि आप ऐसे दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी कमीशन के ऑर्डर को नहीं रोक सकती हैं, और उन्होंने डीआरसी को कहा कि आप फ्रेश ऑर्डर पास कीजिए। लेकिन दिल्ली वालों की किस्मत खराब थी, ब्रजेंद्र सिंह जी रिटायर हो गए और उनकी जगह शीला दीक्षित जी दिवाकर साहब को लेके आई, सुधाकर साहब को लेके आई, मिस्टर पीडी सुधाकर, और बस उनको लाने की ज़रूरत थी। उसके बाद तो शीला दीक्षित जी को खुद करने की ज़रूरत कुछ नहीं थी। सुधाकर साहब इन कंपनियों के एजेंट की तरह से तब से काम कर रहे हैं जब से इनकी नियुक्ति हुई है। उसके सारे सबूत आज हम प्रस्तुत करेंगे कि किस तरह से वो, अब शीला दीक्षित जी को खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो कह देती हैं भाई मेरी तो चलती नहीं, डीआरसी करता है, क्योंकि डीआरसी का चेयरमैन तो उन्हीं का अपना आदमी है। ब्रजेंद्र सिंह जी ने मई 2010 में कहा था कि दिल्ली में 23% बिजली के दाम घटने चाहिए। 1 साल के बाद आके सुधाकर जी ने बिजली के दाम दिल्ली में 22% बढ़ा दिए और उसके अगले साल 32% दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ा दिए। अब हम आपको दिखाते हैं कि इन कंपनीज ने क्या क्या फ्रॉड किया, जिस फ्रॉड को ब्रजेंद्र सिंह जी जब पकड़ते थे तो वो उनके ऊपर एक्शन लेते थे, और सुधाकर जी जब पकड़ते थे तो आंखें बंद कर लेते थे। अब मैं आपको दिखाता हूं, एनेक्सर 3 पे आइए, आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। 2008-2009 में इन कंपनियों ने दिखाया कि दिल्ली जल बोर्ड से हमें टोटल 0 बिजली का रेवेन्यू मिलता है। दिल्ली जल बोर्ड से क्या हम मान सकते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड में कोई बिजली कंज्यूम नहीं होती है? अगर आप आए पेज नंबर 12 के ऊपर सबसे नीचे, दिल्ली जल बोर्ड 0 कनेक्टेड लोड, 0 कंजम्पशन, 0 रेवेन्यू। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड से 0 रेवेन्यू मिलता है। उसके ऊपर है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, 0 कनेक्टेड लोड, 0 कंजम्पशन, 0 रेवेन्यू। इसका मतलब सीधे सीधे ये कंपनियां अपनी बुक्स के बाहर रेवेन्यू इकट्ठा कर रही हैं और अंदर वो रेवेन्यू नहीं दिखा के अपने लॉसेस को इंक्रीज कर रही हैं। तो ये पकड़े गए, ब्रजेंद्र सिंह जी ने पकड़ा, अगले साल से इन्होंने ठीक कर लिया। दिल्ली जल बोर्ड का भी रेवेन्यू दिखाने लग गए और दिल्ली एयरपोर्ट का भी रेवेन्यू दिखा। ये दिखा रहे हैं कि किस हद तक फ्रॉड कर रहे हैं ये टाटा और अंबानी दोनों मिलकर। उसके बाद इनकी ऑडिट करवाई गई, ब्रजेंद्र सिंह जी ने ऑडिट करवाई कि
एक शक ये था कि ये जितना इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, जितना सामान खरीद रहे हैं, ये सामान किस रेट पे खरीद रहे हैं। अपनी सिस्टर कंपनी तो पता चला कि 2004 से 2006 के बीच में अनिल अंबानी जी की दोनों कंपनियों ने 1428 करोड़ रुपए का सामान अपनी सिस्टर कंसर्न से खरीदा, रिलायंस एनर्जी लिमिटेड से खरीदा, 1428 करोड़ का। तो ब्रजेंद्र सिंह जी ने इनको कहा, भाई आपकी सिस्टर कंसर्न है, उनके भी जरा रिकॉर्ड दिखा दीजिए कि उन्होंने कितने में खरीदा और आपने सीधे मार्केट से क्यों नहीं खरीद लिया, उससे बीच में एक कंपनी से क्यों खरीदा। तो कहते जी वो तो अलग कंपनी है, वो अपने रिकॉर्ड नहीं दे रहे, जबकि दोनों के डायरेक्टर सेम है, शेयर होल्डर सेम है, और कहते जी वो अलग कंपनी है। तो ब्रजेंद्र सिंह जी ने दिल्ली सरकार के वैट डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखी कि रिलायंस एनर्जी लिमिटेड जो सिस्टर कंसर्न है उसके वैट रिकॉर्ड दिखाओ। वहां से पता चला कि रिलायंस एनर्जी लिमिटेड ने यह सामान 750 करोड़ या 800 करोड़ में खरीदा है, 800-850 करोड़ में खरीदा है। तो इसका मतलब वो बेसिकली अपने खर्चे बढ़ा रहे हैं। 850 करोड़ का सामान इन्होंने 1428 करोड़ रुपए में दिखाया, 550 करोड़ रुपए का एक्सेस एक्सपेंसेस दिखा दिया। वो ब्रजेंद्र सिंह जी ने डिसअलाउ किया, उन्होंने कहा मैं ये खर्चा अलाउ नहीं करूंगा, तुम लोग बदमाशी कर रहे हो। अब आते हैं सुधाकर जी के पीरियड में। सुधाकर जी ने एक टेस्ट चेकिंग करवाई पिछले साल। टेस्ट चेकिंग में पता चला उन्होंने 1%, मान लीजिए 15 लाख कंज्यूमर्स हैं, 15 लाख कंज्यूमर्स में से 15,000 कंज्यूमर्स की चेकिंग कराई, तो पता चला कि 10% कंज्यूमर्स की जीरो बिलिंग दिखाई जा रही है, जीरो बिल दिखाया जा रहा है। जैसे वो दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट का था, वैसे ही वो 10% कंज्यूमर्स का जीरो बिल दिखाया जा रहा है। तो बाद में चेकिंग करने पे पता चला कि वो कंज्यूमर्स कंजम्पशन तो कर रहे हैं, बिल भी दे रहे हैं, लेकिन उन बिल को खातों में नहीं लाया जा रहा, वो बाहर की बाहर ले रहे हैं। तो रेवेन्यू को जो है वो खातों के बाहर लिया जा रहा है। तो अगर ये इतना बड़ा फ्रॉड निकला तो क्या करना चाहिए था भाई। अगर 1% टेस्ट चेक किया था तो या तो उनको सारों का चेकिंग करनी चाहिए थी 15 लाख के 15 लाख की, या उनको एज्यूम कर लेना चाहिए था भाई 10% मिला तो टोटल 10% बोगस है। उन्होंने केवल उन 1500 कंज्यूमर्स के ऊपर एक्शन लिया। 15 लाख में से 15,000 की टेस्ट चेकिंग कराई, उसमें से 1500 में फ्रॉड मिला, तो उन्होंने 1500 का एक्शन लिया। जबकि करना या तो वो सारों की चेकिंग, भाई अगर 1% में 10% फ्रॉड निकले हैं और कई ऐसे बिल मिले जिसमें उन्होंने बहुत ही कम, जो टैरिफ रेट है उससे कम चार्ज किया हुआ था, कम चार्ज तो नहीं करने वाली, तो इसका मतलब उन्होंने सारी फजिंग कर रखी है, सारा फ्रॉड कर रखा है अपने अकाउंट्स के अंदर, अपने रेवेन्यू को कम दिखाने के लिए, अपने खर्चे बढ़ाने के लिए। और सुधाकर जी ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये तो 420 का केस बनता है। हमें लगता है अनिल अंबानी जी के खिलाफ तो 420 का मुकदमा चलना चाहिए, लेकिन सुधाकर जी ने तो, उनको तो लाया ही इसीलिए गया था कि वो अपनी आंखें बंद कर ले। ये एनेक्शर 5 जो है वो आप पढ़ लीजिएगा, वो लंबा है, हमने सुधाकर जी के ऑर्डर में से निकाला है, जिसमें वो खुद कबूल कर रहे हैं कि ये फ्रॉड, ये जीरो बिलिंग के केसेस हम लोगों को मिले थे। अब जब तक ब्रजेंद्र सिंह जी थे तब तक तो ये कंपनियां कह रही थी हमारे लॉसेस कम हो रहे हैं, 55% से कम होके इनके लॉसेस 15% पे आ गए, लगातार कम हो रहे थे। जैसे ही ब्रजेंद्र सिंह जी गए अगले साल से इनके लॉसेस बढ़ने लग गए। ऐसा कैसे हो गया भाई? तो ये आर्टिफिशियल लॉसेस थे। अगर आप एनेक्शर 6 देखें, पेज नंबर 20 पे देखिए, ये बड़ी मजेदार है। अलकनंदा में 2007-8 में 16% लॉसेस थे, अगले साल ये कम होके 6% हो गए, अगले साल कम होके ये 1.5% रह गए 2009-10 में। ये था ब्रजेंद्र सिंह जी का पीरियड। उसके बाद सुधाकर जी आ गए तो ये 1.5% से बढ़ के 8.5% हो गए लॉसेस। हौज खास में 10% बढ़ के 11% हो गए, लगभग 0% पे लॉसेस पहुंच गए थे, 11% हो गए। खानपुर में 14% से बढ़ के 20% हो गए। सारे सर्कल्स में लॉसेस बढ़ गए। ऐसा क्या हो गया? ये अंबानी कंपनीज को ऐसा क्या हो गया कि सारे सर्कल्स में लॉसेस बढ़ गए? ब्रजेंद्र सिंह जी के टाइम में लॉस कम हो रहे थे, सुधाकर जी के टाइम में आके लॉसेस बढ़ गए। तो इसका मतलब ये सारे आर्टिफिशियल लॉसेस हैं। इसका मतलब जबरदस्ती खर्चे बढ़ाए जा रहे हैं और जो जनता से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है वो बुक्स के बाहर किया जा रहा है, वो दिखाया नहीं जा रहा। और सुधाकर जी ने आंखें बंद कर ली, उन्होंने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। अब हम इस पे आते हैं कि जो ब्रजेंद्र सिंह जी ने कहा कि इनको 3577 करोड़ का प्रॉफिट है, ये कैसे आया प्रॉफिट? तो ब्रजेंद्र सिंह जी ने देखा कि जब बिजली कई बार पीक पे होती है
तो इनको बिजली उतनी खरीदनी पड़ती है। लेकिन जब लीन पीरियड होता है तो इनके पास एक्सेस बिजली हो जाती है, उस लीन पीरियड में ये एक्सेस बिजली दूसरे राज्यों को बेचते हैं। तो बरजिंदर सिंह जी ने देखा कि दिल्ली में एक 2120 करोड़ यूनिट, 2120 करोड़ यूनिट एक्सेस हैं। उन्होंने कहा कि ये एक्सेस बिजली आपको 5 रुपए 75 पैसे में बेचनी है, क्योंकि जब आप बायलेटरल अरेंजमेंट्स में शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं तो बिजली बड़ी महंगी बिकती है। पिछले 6 महीने का एक्चुअल, पिछले 6 महीने का उन्होंने एवरेज लेके दिखाया और उन्होंने कहा भाई 5 रुपए 75 पैसे में आपको बिजली बेचनी है। और अगर आप 5 रुपए 75 पैसे में 2120 करोड़ यूनिट्स बिजली बेचेंगे तो आपको 12,192 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आएगा, 12,192 करोड़ का। और अगर उसमें से आप खर्चे निकाल दें तो 3577 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट इन तीनों कंपनियों को आता है। यह बरजिंदर सिंह जी ने निकाला और उन्होंने कहा कि यह प्रॉफिट 3577 करोड़ का दिल्ली की जनता को ट्रांसफर होना चाहिए। 23% दिल्ली में बिजली के दाम घटने चाहिए। अगले साल सुधाकर जी आ गए। सुधाकर जी के पास ये कंपनियां दौड़ी दौड़ी गई। उन्होंने कहा जी ये 2120 करोड़ यूनिट का जो सरप्लस दिखाया था पिछले साल, ये गड़बड़ है, इतनी बिजली हम लोगों को मिली नहीं क्योंकि नए पावर प्लांट चालू नहीं हुए। तो सुधाकर जी की क्या जिम्मेदारी बनती थी? उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो इनके रिकॉर्ड मंगवाते। उन्होंने रिकॉर्ड नहीं मंगवाए, उन्होंने मान ली उनकी बात। वो मानने के लिए तो बैठे थे, उनको लाया इसलिए गया था भाई जो बिजली कंपनी का है वो मान लो। तो वो उन्होंने उनकी बात मान ली कि भाई ये नए पावर प्लांट नहीं बने। अब बड़ी मजे की बात है, हमारे साथ दत्ता साहब हैं, ये बड़ी बिजली के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। इन्होंने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के सारे रिकॉर्ड्स निकलवाए। उसकी रिपोर्ट से पता चला कि जो ये नए पावर प्लांट कह रहे थे नहीं बने, वो सारे बने हुए हैं, टाइम पे बन गए वो सारे, और वो बिजली जा रही है। उसके भी हमने एनेक्शर लगाया है कि कौन सा पावर प्लांट कौन सी तारीख को एक्चुअली बना, और ये बिजली कंपनियों ने कहा जी ये अभी तक बना नहीं है। वो सब फ्रॉड कर रही थी, बिजली कंपनियां झूठ बोल रही थी और सुधाकर साहब इन बिजली कंपनियों की बातें मानते जा रहे थे। द पेटिशनर सबमिटेड दैट इट हैड सोल्ड शॉर्ट टर्म पावर थ्रू बायलेटरल अरेंजमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वेस्ट फॉर ऑफर्स फ्रॉम ट्रेडर्स थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन विदाउट फॉलोइंग एनी टेंडर प्रोसेस। बिना टेंडरिंग के, बिना किसी चीज के, बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट के फोन के ऊपर ये 2100 करोड़ यूनिट की बिजली बेच रहे हैं। कैसे बेच रहे हैं? ये भी बड़े मजेदार कहानी है। अपनी सिस्टर कंसर्न्स को बेच रहे हैं। एनेक्शर 9 लास्ट पेज देखिए। रिलायंस ने, अनिल अंबानी की कंपनी ने एक और फर्जी कंपनी बनाई, रिलायंस एनर्जी ट्रेडिंग लिमिटेड। रिलायंस एनर्जी ट्रेडिंग लिमिटेड से दिल्ली की बिजली कंपनियों ने 2 रुपए 72 के हिसाब से बिजली खरीदी और उसी कंपनी को 1 रुपए 48 में बेच दी। आज महंगी बिजली खरीद के कल मैंने उनको सस्ती में बेच दी, तो लॉस क्रिएट हो गया। आप ये देखेंगे फिगर, तो 50 करोड़ रुपए का लॉस आर्टिफिशियली क्रिएट कर दिया उन्होंने। मैं अपने ही भाई से महंगी बिजली ले लूं और उसको सस्ती अगले दिन बेच दूं और 50 करोड़ रुपए का लॉस क्रिएट कर दूं। ये जब हमें डॉक्यूमेंट्स मिल गए तो सुधाकर जी को नजर नहीं आए क्या ये डॉक्यूमेंट्स? और इसके ऊपर भी उन्होंने आंख बंद कर ली। क्यों? क्योंकि शीला दीक्षित जी ने सुधाकर जी को बिठाया ही इसलिए था कि भाई तुम करते रहो, अब मैं कह दूंगी भाई मेरी तो चलती नहीं है, डीआरसी वाले करते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर ये साफ समझ में आता है कि सारा का सारा फ्रॉड है। 420 का मामला है, इसमें सीएजी का ऑडिट होना चाहिए। बार बार मांग हो रही है कि सीएजी का ऑडिट होना चाहिए। सीएजी ने कहा है कि बिजली कंपनियों का सीएजी का ऑडिट होना चाहिए, डीआरसी ने कहा है कि बिजली कंपनियों का सीएजी का ऑडिट होना चाहिए, लेकिन शीला दीक्षित जी सीएजी का ऑडिट कराने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि ये पीपीपी का मॉडल है, तो मुझे बताया गया कानून के अंदर सीएजी इनका डायरेक्टली ऑडिट नहीं कर सकते, जबकि मुख्यमंत्री, जब तक मुख्यमंत्री इसकी परमिशन ना दे दें। और शीला दीक्षित जी इन बिजली कंपनियों का ऑडिट कराने के लिए तैयार नहीं है। इस सारे मामले का दिल्ली के आम आदमी पे क्या असर पड़ा? असर ये पड़ा कि मान लीजिए आप जनवरी 2010 में 100 रुपए का बिल दे रहे थे। मई 2010 में बरजिंदर सिंह जी ने कहा कि भाई 23% बिजली के दाम कम होने चाहिए, तो आपका बिल घट के 77 रुपए आना चाहिए था। अब वो 77 रुपए आपको पूरा साल देना चाहिए था, लेकिन आपसे 77 रुपए नहीं, आपको 100 रुपए देना पड़ा पूरा साल, क्योंकि शीला दीक्षित जी ने वो ऑर्डर रोक दिया। सुधाकर जी ने आके अगली साल अगस्त के महीने में आपका बिजली का बिल 22% बढ़ा दिया, तो आपका कितना हो गया? 122 रुपए, जबकि बरजिंदर सिंह जी के हिसाब से 77 से भी कम होना चाहिए था। अगली साल 122 रुपए हो गया। अगली साल जून के महीने में सुधाकर जी ने आपका 32% और बढ़ा दिया,
तो आपका बढ़ के कितना हो गया बिजली का बिल? 161 रुपये। 77 रुपये आपका बिजली का बिल होना चाहिए था, या 77 से भी कम होना चाहिए था। आपका बिल बढ़ के बन गया 161 रुपये। तो आज दिल्ली का हर आदमी कम से कम दुगना बिल तो जरूर दे रहा है। और अगर इसको स्लैब्स में, ये तो मोटा मोटा है, अगर इसको स्लैब्स में देखा जाए तो जो आदमी 200 यूनिट खपत करता है, ब्रजेंद्र सिंह जी के हिसाब से उसको 2 महीने में 503 रुपये का बिल देना चाहिए था, लेकिन आज वो 2 महीने के 1505 रुपये दे रहा है। और पिछले 3 सालों में वो 7,910 रुपये एक्स्ट्रा दे चुका है। 33 महीनों में 200 यूनिट खपत करने वाला एक आम आदमी दिल्ली का पिछले 3 सालों में 7,910 रुपये इन कंपनियों को एक्स्ट्रा दे चुका है, शीला दीक्षित जी की वजह से। 400 यूनिट खपत करने वाला आदमी, उसको 2 महीने का उसका 2205 रुपये बिल आना चाहिए था, आज उसका 4400 रुपये बिल आ रहा है, और वो 3 सालों के अंदर 19,493 रुपये एक्स्ट्रा दे चुका है। तो आज हम मांग करते हैं कि ब्रजेंद्र सिंह जी का टैरिफ ऑर्डर जो 2010 का था, जो कि शीला दीक्षित जी की वजह से रोक दिया गया था, उसको लागू किया जाए और दिल्ली के अंदर बिजली के दाम कम से कम आधे किए जाएं। हम ये मांग करते हैं कि सुधाकर जी के जो टैरिफ ऑर्डर्स हैं 2011, 12 और 12, 13 के, उनको तुरंत रद्द किया जाए। हम ये मांग करते हैं कि जितना एक्स्ट्रा पैसा जनता से 3 सालों के अंदर लिया गया है बिजली के बिलों के नाम पे, वो एक्स्ट्रा पैसा जनता को रिफंड किया जाए। हम ये मांग करते हैं कि परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल ऑडिट सीएजी से करवाया जाए, और अगर ये, जब तक ये ऑडिट नहीं हो जाता, आगे कोई टैरिफ इंक्रीज नहीं होना चाहिए। और अगर ये डिस्कॉम्स सीएजी का ऑडिट में बाधा डालती हैं, जैसे हमें पता चला मुकेश अंबानी जी, वहाँ पे KG6 का ऑडिट चल रहा है, वहाँ पे कोई खाते नहीं दिखाए जा रहे उनको, अगर ये बाधा डालती हैं तो इनका लाइसेंस रद्द किया जाए। जिन जिन डिस्कॉम्स ने अपने अपने अकाउंट्स में फ्रॉड कर रखा है, उनके खिलाफ 420 का मुकदमा चलाया जाए, और सुधाकर जी को बर्खास्त करके उनकी जगह एक नया चेयरमैन लाया जाए, जो कि ट्रांसपेरेंट और पार्टिसिपेटरी तरीके से जिसकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। करीब करीब पूरा चित्र आप लोगों के सामने रख दिया गया है। द होल पिक्चर इज बिफोर यू। व्हाट दिस पिक्चर इज शोइंग इज that after this privatization of electricity distribution in Delhi and the creation of private monopolies in the guise of public-private partnerships, in which all the assets of DSU were handed over to these companies for just 1 rupee, in which the government is supposed to have 49% equity, that this whole model is functioning in a manner where there are frauds, fabrications, forgeries at multiple levels, which have the effect of cheating the consumers now to the effectively to the extent of half of the electricity bills that they are paying. Now, if you have seen today in one of the newspapers, I think Times of India, there is a big report on the front page regarding a consultant employed by this Delhi Energy Regulatory Commission, DERC, by Mr. Sudhakar, who was also not just the consultant but effectively the accountant for these distribution companies. Now, if DERC, which is supposed to be the regulatory body, is going to employ consultants who are really the agents of these distribution companies, which is what has happened, then obviously the result will be what we have seen. With such multiple levels of fraud, the minimum that should have happened, and all this fraud has been unearthed and put on black and white by the DERC itself, either in the orders of the previous chairman, Mr. Brajendra Singh, or in subsequent orders, even in Mr. Sudhakar's orders. While he notes that there is 10% fraud, he makes copious notes that these accounts of these companies, at least to the extent of 10%, are fraudulent.
and yet does not register any FIR against these companies, does not even penalize them to the extent of that 10% of their total demand, but only 10% of that test check. Therefore, apart from all these issues, I think a more fundamental issue arises out of this whole thing as to what is this. हम तो बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा मिली हुई हैं। भाजपा के पास, विजेंद्र गुप्ता जी के पास, आप उनसे पूछिए कि इस ऑर्डर की कॉपी सितंबर के महीने में नहीं आई थी। उनके ऑफिस के एक बंदे ने आरटीआई के अंदर एप्लीकेशन डाल के इस पूरे ऑर्डर को निकलवाया था। उन्होंने आज तक नहीं बताया। और अगर भाजपा अपना विपक्षी पार्टी का धर्म पूरा कर देती तो हम लोगों को क्या ज़रूरत थी? हमारी तो ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन भाजपा अपनी विपक्षी पार्टी का धर्म नहीं कर रही है। उसको ये लग रहा है कि अगली बार तो हमें आना है, तो इन बिजली कंपनियों से हम भी तो पैसा खाएंगे, तो अभी क्यों ज़्यादा उठाएं? बस उतना उठाएंगे जितना सत्ता में आने के लिए ज़रूरी हो। आम आदमी से बहुत ज़्यादा करीब से जुड़ा हुआ होता है, काबिल वकील आपके बगल में बैठे हैं, तो ऐसे में क्या कोर्ट जाने की? कोर्ट में ये चल रहा है मामला, कोर्ट में तो चलता रहेगा। कोर्ट में ऑलरेडी है ये मामला, कोर्ट में चलता रहेगा। 20 साल तक कभी चलेगा, तो 20 साल तक जनता जो है वो दुखी रहेगी। ये सीएजी ऑडिट की, इन कंपनियों का सीएजी ऑडिट कराया जाए, इसकी रिट पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में करीब करीब 2 साल से पेंडिंग है। सीएजी के कानून में प्रावधान ये है कि सीएजी जिस भी कंपनी को सरकार से एक सर्टेन परसेंटेज से ज़्यादा पैसा मिलता है उसका ऑडिट कर सकता है और करना होगा। दूसरा प्रावधान ये है कि अगर राज्य सरकार चाहे और आदेश दे दे, कुछ भी अगर उसको पैसा राज्य सरकार से मिला है, 25 करोड़ भी मिला है, और राज्य सरकार आदेश दे तो सीएजी ऑडिट कर सकता है। अब ये बात सीएजी ने बोली कि ऑडिट इनका सीएजी से होना चाहिए। यही बात दिल्ली एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन जब ब्रिजेंद्र सिंह थे तो उन्होंने भी बोली, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली सरकार ने यह आदेश नहीं किया। हम लोगों को कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट में 2 साल से मामला लंबित है और दिल्ली सरकार भी अपना पल्ला खींच रही है। बीजेपी का कहना है कि जो कॉपी आप दिखा रहे हैं, ये उनके पास थी और उसको लेकर नंदराम गर्ग जो थे वो कोर्ट तक भी गए थे और तमाम बातें हुई थी, लेकिन आप उन पर कह रहे हैं कि किसी वो कोर्ट नहीं गए। जनता को क्यों नहीं दिया ऑर्डर की कॉपी? उन्होंने छुपा के क्यों रखी? उन्होंने मुझे मेरी नॉलेज में नहीं है। नहीं, मुझे आइडिया नहीं था, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। नहीं, 2008-9 तक दिखा रहे थे। ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कहिए कि वो दिखा दें, हम तो दिखा रहे हैं आपको। हम तो कॉपी उन्हीं के नेट से ही डाउनलोड की है। और वो जो पिटीशन की कॉपी है, पिटीशन की कॉपी से, सर ये पिटीशन की कॉपी से आपने निकाला, पिटीशन की कॉपी से जो कंपनीज ने पिटीशन फाइल की है उन्हीं की कॉपी से इसको निकाला गया। अब शीला दीक्षित, टाटा और अंबानी, इनकी साठगांठ हो गई है और दिल्ली की जनता ही इसके खिलाफ जब तक खड़ी नहीं होगी तब तक उनको बिजली, पानी और गैस से मुक्ति नहीं मिल सकती, इनके बढ़े हुए दामों से। पानी का भी यही हाल है, पानी के अंदर भी इसी तरह की चोरी चल रही है। तो शीला दीक्षित, टाटा और अंबानी के खिलाफ दिल्ली की जनता को खड़ा करना, ये अभी हमारा इमीडिएट मकसद है। और कल से हम एक विधानसभा के अंदर जाके पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं। अगले 51 दिन तक 51 विधानसभाओं के अंदर पब्लिक मीटिंग्स है और जनता के सामने ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग रखेंगे और जनता को कहेंगे आप अगर खड़े नहीं होंगे तो जनता भुगतती रहेगी। जनता को खड़ा होना पड़ेगा इनके खिलाफ। अभी एक सवाल ये है कि अभी तक आपकी चीफ सवाल या नादारी ने इस बार आपकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया और कहा है कि आपके आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं, इस वजह से वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे चुनाव में। कौन अच्छा नहीं? पता नहीं मुझे, अगर वो बताएं नाम की कौन अच्छा नहीं। उन लोगों पर आरोप लगे हैं आसपास के लोग पर, अर्जुन उस पर अभी से कुछ नहीं किया, तो इसलिए अर्जुन को सपोर्ट नहीं करेंगे। उन्होंने ऐसा, देखिए मैं अन्ना जी की बहुत इज्जत करता हूँ, बस इससे ज़्यादा मैं और टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा।
बिल्कुल करेंगे। कल से हम दिल्ली में जगह जगह जाएंगे और जनता को कहेंगे कि अगर ये कंपनियां आपसे, हमारे हिसाब से आज जितना बिल है उसका आधा बिल होना चाहिए। अगर ये कंपनियां आपसे आधा बिल लेती हैं तो आधा बिल जाके जमा करा दीजिए, अगर वो नहीं लेती हैं तो आप अपने बिल देना बंद कर दीजिए। ऐसा हम कल से जनता को जाके कहेंगे। सीएम के घर की बिजली काटने की बात आपने कही थी, लेकिन हमें ये लगता है कि उससे कुछ होने वाला नहीं है। सीएम की बिजली काटने से कुछ नहीं होने वाला। अब जनता जब तक खड़ी नहीं होगी, जनता को खड़ा करने के लिए हम 51 दिन तक हम जगह जगह जाएंगे और इसका वो करेंगे। That should be done. ये तो जो कंपनियों ने किया है, तरह तरह से फ्रॉड, फैब्रिकेशन, फोर्जरी। अगर आप ये ऑर्डर पढ़ेंगे, नहीं, वाइंडिंग अप तो दूसरी चीज़ होती है, बट नहीं, हम नहीं करा सकते। हम तो ये करा सकते हैं कि भाई हम ये कोर्ट में जाके कोशिश कर सकते हैं कि इनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो, इन सब चीज़ों के बारे में। यही हमारी पिटीशन हाई कोर्ट में पेंडिंग है, वो भी पेंडिंग है, और दूसरी सीएजी के ऑडिट वाली भी पेंडिंग है, एफआईआर की भी पेंडिंग है, फ्रॉड की। सवाल ये है कि कोर्ट में तो आप लोग सब जानते हैं कि कितने कितने साल लगते हैं। हम लोगों से बार बार पूछा जाता है कि आप लोग ये फ्रॉड उजागर करते हैं, आप लोग कोर्ट में क्यों नहीं जाते? जिन चीज़ों में हम कोर्ट जा सकते हैं, जितनी हमारी हैसियत है, हम करते हैं। लेकिन हर चीज़ में अगर हम कोर्ट जाने लगें तो फिर हम तो सिर्फ इतने केस भी नहीं कर पाएंगे। मतलब जितने हम कर सकते हैं उतने करते हैं। सवाल ये है कि ये सब चीज़ें जनता को जानने की ज़रूरत है कि भाई क्या हो रहा है, किस तरह से उनको लूटा जा रहा है, किस तरह से सरकारी तिजोरी खाली करी जा रही है। नहीं, वो सब ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ये बिजली कंपनियां जो हैं, ये इसलिए था कि भाई उन दिनों में जब ये सरकार की महकमे में थी तब बहुत भ्रष्टाचार था इन कंपनियों के अंदर। तो ये कहा गया भाई जब प्राइवेटाइजेशन आ जाएगा तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, जनता को बड़ी सुविधा मिलेगी, कंज्यूमर फ्रेंडली हो जाएगा। आप दिल्ली की जनता से बात करके देखिए, आज भी अगर आपको अपना बिल ठीक कराना पड़ता है तो इनके कर्मचारियों को रिश्वत देनी पड़ती है। आज भी अगर आपको अपना मीटर ठीक कराना पड़ता है तो इनके कर्मचारियों को रिश्वत देनी पड़ती है। और दादागिरी इतनी इस हद तक है कि किस तरह से ये लोग एक आम आदमी को परेशान करते हैं और उनको टॉर्चर करते हैं। एक केस जो दत्ता साहब एक बहुत गरीब आदमी का लड़ रहे हैं पिछले कई दिनों से, मैं दत्ता साहब से कहूँगा कि वो 2 मिनट में उस केस के बारे में बताएं। एक लड़का है आकराम, वो छोटा सा मैकेनिक है, उसका घर में रेड हुआ था, उसका घर में मीटर में आग लग गया। वो मई 2009, वो अपना रिपोर्ट किया कि भाई ये मीटर में आग लग गया, आप इसको देखो। 4 दिन बाद आके उसका मीटर लेके गया, फिर उसका नाम में इल्लीगल एक नोटिस दिया है कि तुमने चोरी किया है। उसका जवाब वो दे दिया कि हमने कोई चोरी नहीं किया। फिर उसका ऊपर जबरदस्ती आया कि नहीं आप 54,000 रुपीज़ जमा करो। उसका महीना में बिल होता है 100-150 यूनिट का, कोई 300 रुपये का बिल होता है। ये 54,000 से थोड़ा दिन में बोला कि ठीक है 52,000, और 3 महीना बाद बोला कि आप 50,000 दे दो, नहीं तो आपको जेल दे देंगे। फिर और 3 महीना बाद जून 2010 में बोला कि आप 39,000 रुपया। वो जब बोला कि हम इसको देने राजी नहीं है, ये गलत बिल है, तो फिर उसका घर में जुलाई महीना में 10-15 आदमी आके उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी। उससे ज़बरदस्ती 5,000 रुपया ले लिया। फिर उसको बोला कि और भी पैसा मेरे को चाहिए, नहीं तो हम आपको डिस्कनेक्ट करें। उसका नेक्स्ट दिन हम जाके DERC में केस फाइल किया कि वायलेशन ऑफ रेगुलेशन हो रहा है। ये 23 जुलाई 2010 का है। आज तक वो केस चल रहा है क्योंकि DERC वो वायलेशन का कोई एक्शन नहीं है। पहले तो सुन लिया, फिर CGRA कंज्यूमर ग्रीवेंस रेड्रेसल में भेजा, वहाँ पर 4 सुनवाई हुआ, 4-4 घंटे का सुनवाई। इतना बड़ा केस, इतना बड़ा हियरिंग मेरे ख्याल में दिल्ली हाईकोर्ट में भी नहीं होता, एक छोटा सा केस। उसका बाद कोई राय नहीं मिला। फिर हमको बोला आप लिख के दो, आपको क्या चाहिए। फिर हमने लिख के दिया, वो नहीं हुआ। हमने रिव्यू पिटीशन फाइल किया। कल हम रिव्यू पिटीशन में गया था, बोला अभी नहीं होगा भाई, उधर से देखो। ये 3.5 साल हम दौड़ रहा है केस करने के लिए कि वो वायलेशन कर। आप
क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये सिस्टम से कि जहाँ पर वो बिजली वाला कभी भी आपका घर आके कोई भी टाइम आपका घर में आके आपको बिना बोल के आपका घर में फोटोग्राफी करेगा, आपका प्राइवेसी नहीं है, और फिर आपका नाम में केस लॉन्च करेगा। ये मैं और एक केस बता रहा हूँ, ये रूबीना खातून, उनका घर में 26 नवंबर का उनका घर में लेके वो एक्चुअली सी इज अबाउट 25 ईयर्स ओल्ड, छोटा बच्ची है, उनका घर में 8-10 मोटा आदमी घुस गया, फोटो ले रहा है। उसका बाद क्या किया, उनको वो हस्बैंड को बुलाया और आसपास में था, वो भी लड़का है 26-27 साल का, वो आया तो उसको मीटर चेंज करके चले गए। परसों उसका पास नोटिस आया, ये नोटिस 1 महीने का अंदर देना जरूरी है, अदरवाइज वायलेशन नहीं होगा, डीम्ड एज ड्रॉप। उसको पास आया कि तुम सो कॉज है, तुम चोरी किया है बिजली, तुम हमारा पास 12 तारीख अभी फरवरी को उसका पास जाने पड़ेगा, वहाँ पर सो कॉज नोटिस किया है, और हम इसका जानते हैं इसको क्या होगा, उसको 20,000 रुपया का फाइन लगेगा। तो आप इसको भी मेरे को लड़नी पड़ेगा, क्योंकि ये जितना गरीब आदमी का हम लड़ते हैं, अपना ही लड़ते हैं, कि कोई खर्चा किसी को नहीं लगता, हम अपना ही लड़ते हैं। मगर हम कितना दिन इसका पीछे दौड़ रहे हैं, एक आश्रम का केस में कम से कम मेरा 20 दिन हो गया जाना आना, आर्गूमेंट करना, कोई फायदा नहीं हुआ है, उसको कोई रहा नहीं, वो केस चल रहा है, मेरे ख्याल में और आगे चलेगा हाई कोर्ट तक। ये है बिजली कंपनी का तरीका, दूसरा से पैसा उठाने। एक तो जिसका बिल 200 रुपया होता है, उसको 54,000 रुपीज का बिल दिया, करते करते 39,000 आया, फिर 16,000 लेके खत्म करने की कोशिश किया, जब हमने लगाया कोई एक्शन नहीं किया। अंजलि दमानिया ने इसको शुरू किया था, उन्होंने फ्रॉड निकाला, फ्रॉड हमने सामने रखा, लेकिन केवल हमने नहीं, उसके बाद मीडिया ने इसको उठाया, और जब हमने तो 10% सबूत दिए थे, मीडिया ने उसके बाद 90% सबूत और निकाले, और उसके बाद देश की जनता ने आवाज़ उठाई, तो उसी की वजह से हुआ। पब्लिक प्रेशर था, डेफिनेटली पब्लिक प्रेशर की वजह से उनको जाना पड़ा। हाँ, इनकम टैक्स की भी कार्रवाई हुई, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि नितिन गडकरी जी को तो पद छोड़ना पड़ा, चाहे लेट छोड़ा लेकिन पद छोड़ना पड़ा, और अब जो भी उन्होंने गलत काम किए हैं उसके ऊपर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा जी के खिलाफ कब कार्रवाई होगी और कौन करेगा? तो सलमान खुर्शीद जी को कब इस्तीफा देने के लिए बोला जाएगा? कम से कम उनको भी तो पद छोड़ना चाहिए सलमान खुर्शीद जी को, उनकी तो प्रमोशन होती जा रही है। रिलायंस के खिलाफ कब एक्शन किया जाएगा? मुकेश अंबानी के खिलाफ कब एक्शन किया जाएगा? उनके यहाँ कब रेड मारी जाएगी इनकम टैक्स की? मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। हमने ये कहा था जब तक पार्टी नहीं बनी थी, ये शायद 5 नवंबर के आसपास हम लोगों ने बोला था कि बार बार ये बात उठ रही है, तो मयंक जी, अंजलि और प्रशांत भूषण जी, इन तीनों के खिलाफ जो हमारे लोकपाल हैं वो जांच करेंगे। तब तक जस्टिस AP शाह और दूसरे कौन थे, जस्टिस मार्लेपल्ली, वो तैयार हुए थे कि वो इंटरनल लोकपाल का काम करेंगे। लेकिन जब इन तीनों केसेस की उनसे बात की गई, पार्टी जब बन गई उसके बाद फिर उन तीनों केसेस की बात की गई, तो उन्होंने कहा कि हम पार्टी से संबंधित नहीं रहना चाहेंगे, और दूसरा उन्होंने कहा कि जितना इसमें समय देने की ज़रूरत है हमारे पास समय नहीं है। तो एक नए लोकपाल का गठन किया गया, उसमें जस्टिस भगवती प्रसाद हैं, एडमिरल रामदास हैं और इलीना सेन हैं। इन तीनों के उसमें गठन किया गया है, और उन तीनों ने बैठ के प्रोसीजर डिसाइड किया कि क्या प्रोसीजर होगा इसके लोकपाल की फंक्शनिंग का। वो प्रोसीजर हमारी वेबसाइट के ऊपर है। उस प्रोसीजर में उन्होंने एक चीज़ लिखी है, उनका जुरिसडिक्शन नेशनल एग्जीक्यूटिव के ऊपर है, बाकी स्टेट एग्जीक्यूटिव और डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग लोकपाल बनाए जा रहे हैं। स्टेट्स के लिए अलग, हर स्टेट के अंदर लोकपाल का गठन किया जा रहा है, और डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लोकपाल का गठन किया जा रहा है। तो चूंकि अंजलि जी नेशनल एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं है, तो उन्होंने कहा कि अंजलि जी का हम केस नहीं लेंगे क्योंकि हमारी जुरिसडिक्शन नहीं है। दूसरा, जहाँ तक मयंक का और प्रशांत भूषण जी का सवाल है, उन्होंने कहा कि हम पार्टी से रेफर्ड केस नहीं लेंगे, क्योंकि पार्टी तो केस को कमजोर कर सकती है। आपकी अपनी पार्टी है, आपके अपने नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हैं, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, देयर हैज टू बी अ कंप्लेनेंट। तो मयंक जी के केस में कंप्लेनेंट है, अभी 1 हफ्ता पहले 2 लोगों ने कंप्लेंट की है, उसको हमने फॉरवर्ड कर दिया है और उसके ऊपर वो जांच कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत भूषण जी के खिलाफ कोई भी कंप्लेनेंट, जिन लोगों ने ईमेल लिखा था जब हमने कहा कि आप कंप्लेंट दे दीजिए, कोई भी कंप्लेनेंट कंप्लेन देने के लिए तैयार नहीं है। बिकॉज हमारे इंटरनल लोकपाल का ये कहना था अगर कोई कंप्लेनेंट है तो उससे हम एविडेंस लेके और फिर जिस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट है उसको हम एग्जामिन करेंगे और तब अपना ऑर्डर पास करेंगे। आपकी जांच रिपोर्ट फाइल होने की कोई मियाद देंगे? मुझे लगता है महीने 1.5 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। मयंक गांधी का जो है, मयंक गांधी के जो 1 या 2 केसेस आए हैं
वो महीने 1.5 महीने के अंदर हो जाने चाहिए।